इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, जय हिंद और आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना 7वां भाषण दिया 15 अगस्त के मौके पर, और आज उन्होंने अपनी सरकार का जो मंत्र है, जो अब तक था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें सबका प्रयास, ये शब्द भी जोड़े। आज उन्होंने देश को यह कहा कि आपके अधिकारों के साथ साथ आपके कर्तव्यों की बात करना भी जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने आज देश के अगले 25 सालों के मुकम्मल भविष्य का एक खाका भी खींचा। यहां तक कहा कि आज से 25 साल के बाद जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो उन संकल्पों की सिद्धि की बात करेगा जो संकल्प आज देश लेगा। और आज उन्होंने कई संकल्पों की बात की है। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जाने माने पत्रकार हैं। हमारे साथी देवेंद्र पराशर मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ साथी अजय कुमार जी, जिनकी साथ आप सुबह से ये पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं। अजय जी ने आपने पूरा भाषण सुना, 88 मिनट का भाषण है। तो पहले तो मैंने आते इनसे ही पूछा कि आपको लगा कि आज का भाषण अभी तक के जितने प्रधानमंत्री के भाषण हुए उनसे कितना अलग था? अजय जी, पहले एक बार जो आज कविता एक प्रधानमंत्री ने पढ़ी है वो मैं सुना दूं, उसके बाद मैं आता हूं। यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और तस्वीरें आपके सामने हैं जब आज प्रधानमंत्री ने तिरंगा लहराया लाल किले पर। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ से जफर इस्लाम साहब, राज्यसभा के जो सांसद हैं वो जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ हैं। और कुछ तस्वीरें जरा आप और देंगे, फिर हम चलेंगे मेहमानों के पास। आज किस शान के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल के प्लान की बात की, जिसका खाका आज उन्होंने खींचा। मैं भविष्य दृष्टा नहीं, मैं कर्म के फल पर विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास है मेरे देश के युवाओं पर, मेरा विश्वास है देश की बहनों पर, देश की बेटियों पर, देश के किसानों पर, देश के प्रोफेशनल्स पर। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। ये हर लक्ष्य हासिल कर सकती है। मुझे विश्वास है कि जब 2047 आजादी का स्वर्णिम उत्सव, आजादी के 100 साल होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो जब झंडारोहण करते होंगे तो मैं आज विश्वास से कहता हूं वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे
वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये मेरा विजय का विश्वास है। आज मैं जो संकल्प रूप में बोल रहा हूं, वो 25 साल के बाद जो भी ध्वजारोहण करते होंगे वे सिद्धि के रूप में बोलेंगे। देश सिद्धि के रूप में उसका गौरव गान करता होगा। जो आज देश के युवा हैं, वो उस समय भी देखेंगे कि देश ने कैसे ये कमाल करके दिखाया है। अजय जी, लाल किले से जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो हर सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो अपनी कामयाबियां गिनाते हैं, अपनी योजनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन एक ब्रॉड थीम रखते हैं हर बार। इस बार के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आपने क्या वो थीम देखी? सौरभ, वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने आज बहुत विस्तृत तरीके से अपनी सरकार के और अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पिछले 7 सालों के लेखा जोखा को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने रखा। लेकिन जो मुझे आज उनके भाषण की टर्निंग पॉइंट लगती है, वो इनका कोट है जो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं जी। हमारे हर देश की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब वो देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है, खुद को नए संकल्प के साथ आगे बढ़ाता है। आज जब हम 75वीं आजादी के इस मौके पर बात कर रहे हैं कि हम अपने देश को किस दिशा में आगे लेकर जाना चाहते हैं, और जब प्रधानमंत्री जी देश को यह कहते हैं कि अब हमें अपने आप को एक नए तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है, तो हमें इस बात पर जोर देना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि 21वीं सदी के भारत की एक परिकल्पना थी, लेकिन उस परिकल्पना में भी अब क्या नया करना है, क्या इनोवेशन करना है और हिंदुस्तान को कैसे एक नए ताकत के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, यह भारत सरकार का अब लक्ष्य है और शायद देश को इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगा कि आज उनके पूरे भाषण का यह हाई पॉइंट है जी। किस तरीके से अब हम भविष्य को परिभाषित करें और अपने देश को लेकर आगे चलें। अगर आप यह सोचना शुरू करते हैं आज, तो जाहिर सी बात है आप 25 साल बाद जब अपनी सेंटेनरी मना रहे होंगे, तब आप एक नए भारत की बात कर रहे होंगे। और इसको अमृत काल नाम दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। सैयद जफर साहब का स्वागत है, सभी मेहमानों का स्वागत है। ये जो अगले 25 साल का जो एक लक्ष्य दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसको अमृत काल उन्होंने कहा है, और इसमें उन्होंने कई सारी सिद्धियों की बात की। इसका संकल्प आज लिया जाएगा, और साथ साथ यह भी कहा कि जो भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल का हो 25 साल के बाद, वो आज जो वादे, आज जो संकल्प देश करेगा उसको याद रखेगा। तो ये देश के सामने कौन से मुख्य संकल्प हैं? सौरभ जी, आज देश के इतिहास में और इतिहास के पन्नों में एक सुनहरा दिन होगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7 सालों का तो बेरा दिया, 7 सालों में जो रास्ता बनाया और उस रास्ते से जो जितनी अपॉर्चुनिटी खुलेगी और देश किधर निकलेगा, आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ने का जो रास्ता दिखाया है, वो अपने आप में सही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि 25 सालों के बाद अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे, पीछे जाएंगे, तो आज का दिन याद करेंगे इस संकल्पों के लिए जो आज प्रधानमंत्री जी ने लिया, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। लेकिन सबका अगर निचोड़ बोले तो देश मजबूत बनेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा, देश जो है गरीबों के लिए जो है एक ये बहुत अच्छा जो उन्होंने मैसेज दिया कि आम नागरिक वो मजबूत बनेगा। और जो चीज की कमियां आज तक महसूस हुई हैं, चाहे वो घर घर तक बिजली वो पहुंचाने का काम किया, लेकिन जल से जो नल से जल वो घर तक पहुंचेगा, 4.5 करोड़ लोगों को पहुंचाया। लेकिन एक एक व्यक्ति, चाहे आपके सर के ऊपर छत है नहीं है, तो वो छत भी पहुंचाने का काम करेगा। बल्कि जफर साहब, मैं ये सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आप बैठे हैं, अभी तो ये आपसे पूछ लेंगे कि मतलब ये सारे काम करने में भी 25 साल और लगेंगे हमें? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि देश को, देखिए उन्होंने एक और बहुत बात कही, उन्होंने कहा 2 बड़े महत्वपूर्ण बात की, सुरेंद्र राजपूत जी सुन रहे होंगे। उन्होंने उस बात को भी दोहराया कि जो इसमें कंट्रीब्यूशन जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हर चीज में भागीदारी होती थी, आज हालात बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, जो गवर्नेंस मॉडल चेंज हो गया है, जो अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल है। इसलिए आज जो दिशा निर्देश होगा सरकार द्वारा, वो विपरीत होगा
लेकिन उससे पूरा जो निचोड़ है कि देश मजबूत होगा, देशवासी मजबूत होंगे। ठीक है जफर साहब, मैं जरा एक बार सुरेंद्र जी का रिएक्शन ले लूं आपकी बात पर। और देश का परचम पूरे दुनिया में लहराएगा। और प्रधानमंत्री ने जो आज बातें कही और 25 साल की जो उन्होंने बात कही है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी क्या कहेंगे? सौरभ भाई, हमारी तो काफी बातें आपने कह दी, अजय जी तो अभी खैर इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण एक बात कह दी। तो पहली चीज तो स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद। दो तीन बातें देखिए, स्पष्ट रूप से हम कहें कि देश में प्रधानमंत्री कोई हो, सरकार कोई हो, देश उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। 1948 से लेकर के 2021 में हम पहुंचे हैं 1760 करोड़ की इकोनॉमी से हम 30 लाख करोड़ से ऊपर की इकोनॉमी पर आए हैं। तो इसमें यह कहें कि किसी एक आदमी का योगदान है तो बिल्कुल नहीं, पूरी सरकार का, पूरे देश का, हर देशवासी का, मेरा आपका, सभी का योगदान है। इसमें कोई कहने की बात नहीं। और आज से 25 साल बाद भी जब देश इसको मूल्यांकित करेगा तो किसी को कम, किसी को ज्यादा करेगा। हम तो आज की बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से 25 साल की बात के बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आज के बाद हम जरूर बात करेंगे कि किसान पिछले 8 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है। उस पर अगर प्रधानमंत्री जी कुछ कह देते तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होता। उनको कह देते कि हाँ यार, आप हमारे भाई हो, हमारे अन्नदाता हो, हम काले कानून वापस ले रहे हैं, तो अब बेहतर स्थिति आ जाती, किसान आज अपने घर चला जाता। प्रधानमंत्री जी अगर इस तरीके की बातें कुछ जरूर कह देते, कुछ ठोस योजना कंप्लीट कर लिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए सुरेंद्र जी, आप बोलिए। अगर बहुत शुक्रिया सौरभ भाई। मैं आपको दूसरी बात बताऊं, आज अगर प्रधानमंत्री जी ये जरूर कह देते कि साहब बेरोजगारों के लिए कन्फर्म योजनाएं हैं हमारे पास, इतने करोड़ लोगों को हमने 2 करोड़ का झूठ बोला था, कोई बात नहीं दे पाए, 2 करोड़ छीन लिए हमने रोजगार, लेकिन हम नए सिरे से अब ये रोजगार सृजित करने जा रहे हैं और अगले 1 साल में हम आपको 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे या 5 करोड़ देंगे, तो बेहतर होता। बेरोजगार भी आज पूरी ताकत से लग जाता प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने। ठीक है। मझोले व्यापारियों को जीएसटी में जो परेशानियां आ रही हैं उससे अगर राहत दे देते तो ये जरूर कह देते मझोले व्यापारी भी कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं और आपके साथ से इसी तरीके से लग रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में जो दुश्वारियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, ऑक्सीजन से लेकर के बेड तक की और गंगा के किनारे तक की, बार बार कहना आज का दिन उचित नहीं, लेकिन मैं आपको फिर से कहूं, अगर वो ये कह देते कि आगे से कमियां नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर हर सुरेंद्र जी, आपने जितने मुद्दे उठाए इनका तो श्रेय लिया है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने तो कहा है कोरोना में देश ने बेहतर काम किया, उन्होंने कहा है कि देश इस वक्त बहुत तरक्की कर रहा है, उन्होंने किसानों की बात भी की है, उन्होंने तो पॉजिटिव, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। बाकी आपको जवाब देंगे जफर इस्लाम जी। एक मिनट, इनका जवाब सुन लीजिए, इनका जवाब सुन लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, किसान की आय अगर दुगनी हो गई हो तो हाँ, देशवासियों ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी जवाब देंगे आपको। जफर इस्लाम जवाब सुनिएगा, जफर साहब बोलिए। देखिए, आज देश के इतिहास में के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, सब लोग जानते हैं। आज हमें आज़ादी मिली थी और ऐसे मौके पे मैं सुरेंद्र राजपूत जी, जिनकी पार्टी के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी भी तारीफ की है प्रधानमंत्री ने स्वयं। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कहूँगा आज ऐसे शुभ दिन में जिससे तू मैं है और कहीं ना लगे कि ये राजनीति हो रही है। मैं राजनीति नहीं करूँगा सुरेंद्र जी, आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए। मैं एक बात कहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, समूचे देश के बारे में बात की। देश के बारे में बात की तो चाहे वो किसान भाई बहन हो, उनके बारे में बात की, छोटे छोटे किसानों की बात की। उन्होंने कहा सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे किसान, जिसके 80% लोग किसान ऐसे हैं जिसके 2 हेक्टेयर से जमीनें कम है, अगर पहले से पॉलिसी ऐसी होती तो जैसे किसान सम्मान निधि और किसान जो सर्विसेज के अंतर्गत पहले से अगर ये सुविधाएं सालों साल से दी होती तो शायद आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती। लेकिन हम उस काम को कर रहे हैं जिस काम को आपने अधूरा छोड़ा। मैं कोई राजनीति आज नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये बता दूं जी, प्रधानमंत्री ने वो 80% किसानों के लिए बिल्कुल हर तरह के जो प्रावधान, हर तरह के सपोर्ट, हर तरह की सरकारी सहायताएं देने की बात की है। साथ साथ
उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी, एक्सपोर्टर्स, बिजनेस कम्युनिटी सबके लिए बात की है कि उसको आगे बढ़ाना है और उस आगे बढ़ाने के दिशा में सरकार जो है चट्टान। ठीक है जफर साहब, देखिए एक सेकंड, सुरेंद्र सिंह राजपूत ने वो कम से कम 2 ऐसे मुद्दे थे जो कि आजकल हम जिनकी चर्चा ज्यादा करते हैं। मैं बेरोजगारी के मामले को कम करके नहीं आंक रहा हूं, लेकिन कोरोना काल और दूसरा किसानों का मुद्दा जिसको लेकर के सरकार को सबसे ज्यादा घेरते हैं। एक मिनट जी सौरभ भाई, एक मिनट। हाँ सौरभ भाई अच्छा जी, बेरोजगारी के बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने वक्तव्य में, उन्होंने कहा है 1 लाख करोड़ की जो बात कही उन्होंने, जो इन्वेस्टमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो सरकार निवेश करेगी, उससे नौकरियां, बेतहाशा नौकरियां आएंगी और उस दिशा में काम हो रहा है। मुझे मालूम है कितने सारे आदरणीय आप ये कह रहे हैं कि सारे जो सवाल ये उठा रहे हैं उन सबका जवाब दिया गया। मैं हर्षवर्धन जी को लाना चाहता हूं चर्चा के अंदर। प्रधानमंत्री ने सभी फ्रंट पर कहा कि हम कामयाबी के साथ खेल रहे हैं, कामयाबी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत कह रहे हैं कि कमियां क्यों नहीं गिनाते, इस पर आश्वासन क्यों नहीं देते? नहीं, मुझे लगता है कि सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उनके जो सवाल हैं वो महत्वपूर्ण हैं। वो जो पूछ रहे हैं कि किसानों की बात क्यों नहीं की, वो जो पूछ रहे हैं कि रोजगार की बात क्यों नहीं की। और अगर आप ध्यान से देखिए तो जिन लोगों को भी, जो लोग बजट को ध्यान से सुनते हैं और सरकार किस तरह से योजना बनाती है, तो 2019 में ही 100 लाख करोड़ की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए, वो ऐलान किया गया था। लेकिन चूंकि कोरोना आ गया तो 2020 और 21 भी अभी तक उस तरह से शायद हम उस पर आगे नहीं बढ़ पाए। और इसीलिए आज जब लाल किले से प्रधानमंत्री ने फिर उसका उल्लेख किया तो ये कहते हुए किया कि हम इसके जरिए जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही एम्प्लॉयमेंट है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज पे मैं कहूंगा, ये मुझे लगता है कि सुरेंद्र राजपूत जी को कम से कम इसको काला कानून कहने से बचना चाहिए, क्योंकि ये काला कानून अगर है तो यूपीए सरकार के समय राष्ट्रीय कृषि आयोग के जो चेयरमैन थे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जो इस देश के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिकों में से हैं, उन्होंने जो सुझाव दिया था उसी को लागू किया गया है। और सिर्फ वही नहीं, अगर आप जिनकी बात करें, जिस पंजाब में यह आंदोलन हो रहा है, कम लोग जानते हैं डॉक्टर सरदारा सिंह जोहल, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर रहे, उनके जैसा व्यक्ति कह रहा है कि हम वहां आकर खड़े हो गए हैं जहां सच के खिलाफ इतने लोग खड़े हैं। और उनको कहना पड़ा कि मुझे एहसास हो रहा है जैसे मैं भीष्म पितामह की भूमिका में आ गया हूं। और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपको अगर कोई चीज कम ज्यादा ठीक लगती तो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन पंजाब जहां खड़ा है, देश के किसान जहां खड़े हैं, जिन कृषि कानूनों से आप हट नहीं सकते। और अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने आज फिर से कहा कि ये कमिटमेंट है हमारा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद आपने जो बातें कही हैं, जो बातें जफर साहब ने कही, सुरेंद्र सिंह राजपूत इस पर जवाब देना चाहते हैं। हमारे साथ अभिषेक झा भी हैं जेडीयू से, उनके पास भी चलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी की भी बात की है, कोरोना में काम की भी बात की है और किसानों की भी बात की है। सुरेंद्र सिंह राजपूत, उसके बाद झा साहब। शुक्रिया सौरभ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जवाब देने का मौका दिया। सच बात यह है, फिर से मैं हर्षवर्धन भाई की किसी बात का प्रतिकार नहीं। आप एक चीज को देखिए कि अगर आदमी का इतिहास विश्वसनीय हो तो लोग उसके वर्तमान की बात पर और भविष्य की बात पर भी भरोसा करेंगे। आपने कहा किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, किसान के खेत का खर्च दुगना हो गया। जो भी यहाँ किसान परिवार का होगा उसे मालूम है कि डीजल डबल हो गया है, उसे मालूम है कि जीएसटी जो है 18% से ज्यादा फार्म इक्विपमेंट पे लग गई है, उसे मालूम है कि यूरिया का कट्टा 50 से 45 किलो का हो गया है, और उसे यह भी मालूम है कि पिछले 4 साल में गन्ने की एमएसपी 1 रुपए नहीं बढ़ी है, और उसे यह भी मालूम है कि हरियाणा हो, पंजाब हो या क्या नाम मध्य प्रदेश में तो मंडियां बंद हो गई, और हरियाणा और पंजाब में जहां पर मंडी विपणन व्यवस्था है उसमें ड्रास्टिक लो आया है। तो सच बात यह है कि आपने खर्चा दुगना कर दिया। उसी तरीके से बेरोजगारी की समस्या पर भी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी की बात पर हमें विश्वास करने का जी चाहता है, लेकिन उनका इतिहास गवाही नहीं देता कि उन पर विश्वास किया जाए। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेने की बात तो नहीं कही थी। पिछले कोरोना 2-2.5-3 साल से लगातार रोजगार छीने जा रहे हैं या छीन रहे हैं। अच्छा सुरेंद्र जी, कोरोना आया तो कोई जबरदस्ती थोड़ी छीन रहा है, बीमारी है, आपदा है, और केवल भारत में नहीं है, दुनिया में है। मैं एक कमेंट में चाहूंगा, अभिषेक झा जरूर दे इस पर, फिर आप अभिषेक जी मुझे ब्रेक करना होगा उसके बाद। मैं जरा जवाब देता हूं। साहब 1 मिनट, मैं चर्चा में ला रहा हूं, तब से वो अब तक बोले नहीं है। अभिषेक जी
शुक्रिया सौरभ, आपने मुझे मौका दिया। बस एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ना सरकार मेरी है ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो बस एक बात पर गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत। आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपनी और अपनी पूरी पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत गौरवशाली दिन होता है। मैं सैयद जफर इस्लाम साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आज का दिन राजनीति के लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन साथ साथ मैं सुरेंद्र राजपूत जी की मजबूरी को भी समझता हूं कि भाई उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। तो भले ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊर्जा से ओतप्रोत होकर देशवासियों को इस तरह से संबोधित किया है, लेकिन उसमें कमियां ढूंढने की ये कोशिश जरूर करेंगे। अरे अभी इतिहास की बात कर रहे थे, इतिहास में अगर हम जाएंगे तो पता नहीं कितने गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे और कितनी तकलीफ इन्हें होने लगेगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 25 साल में, आने वाले 25 वर्षों में विकास का जो रोड मैप है उसके बारे में चर्चा की। कोरोना कोई भारत देश में नहीं आया था ना सौरभ भाई, पूरे विश्व में आया था और इतनी तकलीफें सबने झेली हैं। उसके बावजूद हमारे हेल्थ सिस्टम ने, हमारे लोगों ने इतना संघर्ष किया और आज देश इस मुकाम पे खड़ा है। आजादी के बाद हर किसी ने योगदान दिया है, किसी सरकार को क्रिटिसाइज करने में विश्वास नहीं। अभिषेक जी, मोदी ने आज लाल किले से न सिर्फ देशवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया। मोदी ने कहा कि 2021 का भारत ना किसी से डरता है, ना कड़े फैसले लेने से पीछे हटता है। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आर्टिकल 370 खत्म करने, राम मंदिर तक के फैसले की बात कही। मोदी ने कहा कि भारत कड़े फैसले लेने में झिझकता नहीं, रुकता नहीं। 21वीं सदी का आज का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। आज भारत उन विषयों को भी हल कर रहा है जिनके सुलझाने में दशकों से, सदियों से इंतजार था। आर्टिकल 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो, देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था, जीएसटी हो, हमारे फौजी साथियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का निर्णय हो, राम जन्मभूमि केस का शांतिपूर्ण समाधान, ये सब हमने बीते कुछ वर्षों में सच होते देखा है। त्रिपुरा में दशकों बाद ब्रू रियांग समझौता होना हो, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो, या फिर जम्मू कश्मीर में आजादी के पहली बार बीडीसी और डीडीसी चुनाव, भारत की संकल्प शक्ति लगातार सिद्ध कर रहा है। आज कोरोना के दौर में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि आज भारत कड़े फैसले लेने में झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो ये कहना चाहते हैं साथ साथ कि पहले ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी आपने जिक्र किया कृषि कानूनों का, तो एक सवाल मेरे जहन में आया, मुझे लगता है उसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। अगर आज हम कृषि क्षेत्र में बदलाव की बात देखते हैं तो मूलभूत तरीके से 70 के दशक के बाद जब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, हरित क्रांति हमने देश में देखी और उसके साथ साथ व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि दूध की क्रांति भी हमने देखी। 1984 से लेकर 2004 तक कर्ज माफी और उसके साथ साथ मुफ्त बिजली, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में बदलाव की एक बड़े फैसले की चर्चा अगर आप कर दें तो मैं मान जाऊंगा। देखिए अजय भाई, होता क्या है कि आप कभी भी जब आपने बड़ा मूलभूत गंभीर सवाल कर दिया आज के दिन में हमसे। अरे जफर भाई चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ है हमारे पास, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारा जो मेन फोकस था, आप तो ये बोले कि मेरे क्रांति की बात की, जब हमने दुग्ध क्रांति की बात, आप तो कहिए इतने हिस्से में बढ़ गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं।
जी, आप जी। चिंता मत कीजिए। ऐसे भाजपा के लिए तो हम एक ही शेर कह देते हैं अजय जी के सामने जी। कि हुकूमत इस कदर आवाम पर, हुकूमत की जगह भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है कि वो अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं करती है। तो एक चीज को आप बहुत स्पष्ट रखिए कि 1984 के बाद भी जब कभी कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं तो उनको बड़े फैसले को सही होने का वक्त दिया जाता है। आप एक चीज को देखिए, लगातार हमने किसान की सब्सिडी को कायम रखा, डीजल पर सब्सिडी को कायम रखा, हमने जो है किसानों की दवाओं पर, किसानों के फार्मिंग इक्विपमेंट्स पे कभी भी टैक्स लगाने की बात नहीं करी। ये सरकार जब से आई है तब से इन्होंने सबसे पहले सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था राजपूत जी, सुरेंद्र जी, एमएसपी मेरा सवाल ये था कि देखिए, आप जब क्रांतिकारी बदलाव की बात करते हैं तो क्रांतिकारी बदलाव हमने हरित क्रांति में देखा, और वो उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी जब ये बड़ी बदलाव की बात सामने आई। लेकिन जब मैं 84 से लेकर 2004 और उसके बाद 2014 तक की बात करता हूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, एक फैसला ऐसा बताइए, सब्सिडी की वही तो मैं पूछ रहा हूं सर, सब्सिडी इकोनॉमी इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, जो सोवियत संघ के दौरान एक चर्चित इकोनॉमिक पॉलिसी थी, पूरी दुनिया ने उसको तिरस्कार करके बाहर निकाल दिया। सब्सिडी इकोनॉमी कोई किसान के फायदे की बात नहीं थी, ये तो हम जानते हैं ना, स्वामीनाथन आयोग ने भी उसे निकाल दिया था। मसला जानते क्या है? जी सर। सुनिए विजय भाई, अजय भाई, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। जी प्लीज, पहले जाओ सुरेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। जी सर। 80 ट्रिलियन डॉलर अगले 5 साल में अमेरिका अपने किसानों को सब्सिडी दे रहा है। अगर उसने निकाली होती, पूरी दुनिया में एक मुल्क बता दीजिए जहां पर किसान को सब्सिडी नहीं मिल रही हो, पूरी दुनिया में एक मुल्क बता दीजिए, मैं आपके सामने सर झुका सर, वो सब्सिडी का मॉडल आपको भी पता है, वो डायरेक्ट सब्सिडी आज भी चल रही है, उस सब्सिडी को किसी ने नकारा नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि नहीं चल रही। उस सब्सिडी के पिल्फरेशन को आज खत्म किया गया है, और वो योजना भी आप ही ने शुरू की थी, आधार कार्ड, उसी के जरिए उसको आज यहां तक पहुंचाया गया है। लेकिन मैंने आपसे पूछा सर, एक क्रांतिकारी मूव तो बता दीजिए, 1984 से 2014 कितने साल हो गए? मैं आपसे कह रहा हूं ना, जब आप सुनना चाहेंगे मैं दे रहा हूं, थोड़ा सुन तो रहा हूं सर, जवाब नहीं आ रहा है। अरे जवाब आएगा सर, ऐसा जी, हर 5 सेकंड में आप टोक देंगे, इतने बड़े प्रस्तोता हैं आप, तो मैं कैसे आएगा? 5 सेकंड में नहीं हो सकता। मैं आपसे वही खाली बैग से क्या निकालेंगे? आप खर्चा बढ़ाने को अगर क्रांतिकारी कदम कहते हैं तो आपको मुबारक। 22,000 का खर्चा करके और 6,000 रुपए किसान की जेब में डालने को क्रांतिकारी कदम कहते हैं। आप इनकी क्रांति गिना रहे हैं, वो आपकी पूछ रहे हैं सर। मैं तो आपकी पूछ रहे हैं, मैंने तो आपके सुनहरे पन्नों को पलटने की कोशिश की है सुरेंद्र जी। मैं तो वो सुनहरे पन्ने पलटकर पूछना चाहता हूं कि उसमें एक सुनहरे अक्षर से किसान क्रांति की बात बता दीजिए सर, हम सब मान जाएंगे। अगर आपको किसानों के लिए लैंड एक्विजिशन बिल 2013 अगर आपको नहीं नजर आता है तो दृष्टि दोष ठीक कर लीजिए। इससे बड़ा कानून आज तक किसी ने बदला नहीं। आज किसानों को किसान के हक का 4 गुना पैसा जो देना पड़ता है सरकारों को, वो आज तक किसी ने नहीं किया था। 1895 का लैंड एक्विजिशन एक्ट क्रांतिकारी कृषि के क्षेत्र में। मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर कि मैं किसको वाहवाही दूं, आपकी समझ को या अपनी या जनता की। लैंड एक्विजिशन एक्ट इज कॉम्पनसेशन फॉर कमर्शियलाइजेशन। अरे भाई, ये कृषि क्षेत्र में बदलाव कैसे हो गया भाई? एक किसान मजबूरी में अपनी जमीन बेचेगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको सच में वाकई में प्रमाण ही कर, आप प्रमाण करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आपके पास एक बात बताने के लिए नहीं है। अरे एक बार जरा जफर इस्लाम साहब की बात सुनिए। जफर साहब बोलिए। देखिए, आप ऐसी चीजें पूछ रहे हैं अजय भाई, खाली गिलास से प्यास बुझती है क्या? जिस सुनहरे पन्नों की बात कर रहे हैं वो काले पन्नों में आप सुनहरा चीज देख रहे हैं, वैसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात बताता हूं इनको, राजपूत जी को बताता हूं। 2 चीजें है, सुन लीजिए राजपूत जी, सुन लीजिए। पहली बात की जो हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, नहीं एक मिनट जरा सुन तो लीजिए महाराज।
इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? मैं अभी तो आप ही को बता रहा हूं। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाया है, वो छोटे छोटे किसानों जिनको आपने छोड़ दिया था, उनको हर तरह की किसान सर्विसेज के अंतर्गत हर तरह की चीजें ऐसे मिले ताकि उनको बेस्ट दाम मिले, बेस उनका मुनाफा मिले, अपने जो उपज है उसका सबसे बेहतरीन जो उसका रियलाइजेशन हो, प्राइस रियलाइजेशन हो, और साथ साथ उनको किसान अंतर्गत के अंदर वो सारी सुविधाएं मिले जो आज तक कभी आपने नहीं दी थी। तो आप इस तरह की तो बातें मत कीजिए। हमने तो डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम किया है। किसान सर्विसेज के अंतर्गत उनको बहुत सारी सुविधाएं देने का वायदा किया है ताकि उनकी जो लागत है वो कम हो, उपज ज्यादा हो, और जो उसका रियलाइजेशन जो है वो ज्यादा हो, और उनकी जो आमदनी बढ़ती जाए। अच्छा ठीक है जफर साहब, देखिए आपकी सरकार का वादा ये है, ये देखिए अब ये आपके दोनों के बीच की राजनीतिक नोकझोंक हो सकती है। आपकी सरकार का सीधा सा वादा था 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। अभी 1 साल का वक्त आपके पास बाकी है। अभिषेक झा यहां मौजूद हैं, जेडीयू से आते हैं, और बिहार में सरकार चल रही है जेडीयू की, और जो कृषि कानूनों का मॉडल आप लेकर के आए हैं, विपक्ष उसमें बिहार गिनाता है कि बिहार में मंडियां खत्म हुई, बिहार के किसान की हालत देख लीजिए। तो मैं अभिषेक से पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि 1 साल के अंदर सरकार का यह वादा किसानों की आय दुगना करने का यह मुमकिन है, फीजिबल है? सौरभ, सरकार की मंशा किसानों को लेकर शुरू से स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि देश के हमारे किसान और सशक्त हो सके। आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, 2013 के समय ही कृषि कर्मण अवार्ड बिहार की सरकार को, उस वक्त तो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी, उस वक्त मिला। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही सारी स्थितियों को भांप लिया था, और 2006 से ही बिहार में नीतियों का बदलाव है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय किसानों के लिए बहुत बेहतर होगा ही, इसमें कोई दो राय कहीं से भी नहीं है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष के लोग इस पूरे मामले को भुनाएंगे। आपने तो बड़ा मुश्किल सा सवाल हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से पूछ लिया था, जिसके विषय में अपने बीते 30 वर्षों में वो किसी भी खास उपलब्धि को नहीं गिना पाए। उनकी मजबूरियों को हम समझ सकते हैं कि किसानों के हितैषी बनने का वो ढोंग भले करें, लेकिन वो है नहीं। आप ये समझिए ना कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग चर्चा नहीं है अभिषेक जी, लेकिन इनके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब देश से बाहर जाते हैं तो देश के बाहर सवाल आपसे भी पूछ लेता हूं, देश के सम्मान को अनकंफर्टेबल आपके लिए भी होगा। सवाल यह है कि क्या आप बता सकते हैं कि बिहार की मंडियों में सबसे ज्यादा खरीदारी कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा किसानों की उपज कौन खरीद कर ले जाता है बिहार की मंडियों से? देखिए, किसान की जहां तक यहां सिस्टम है, यहां बिचौलियों का कोई स्थान नहीं होता है जी। मैं तो ये स्पष्ट कर दूं सबसे पहले आपको। और यहां पर आप सभी चीजें सरकार के द्वारा, अभी भी आप देख लीजिए कि धान की खरीद का जो लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। अगर मैं अनकंफर्टेबल सवाल कांग्रेस से पूछ सकता हूं तो आपसे भी पूछ सकता हूं। चलिए, आप नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं आपको। पंजाब और हरियाणा के किसान बिहार के किसानों की पूरी फसल खरीद कर ले जाते हैं और एमएसपी पर अपने अपने राज्यों में बेचते हैं। यह सच्चाई है या झूठ है? नहीं, अजय जी, सरकार ने हर जिले में जिला समर्था स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति ही इसलिए की है ताकि एमएसपी पर ही खरीद हो सके। अगर कोई बिचौलिया इस तरह से एक्टिव होकर एमएसपी से नीचे खरीदने की कोशिश करेगा तो उस पर यहाँ की सरकार कार्रवाई भी करती है। तो कहीं कोई कार्रवाई की बात बता दीजिए सर। एक अलग अपवाद का विषय हो सकता है। एक ऐसी कोई कार्रवाई हो, एक ऐसा एफआईआर बिहार में कभी दर्ज हुआ हो बीते 14 साल में, बता दीजिए। विभिन्न जिलों, सर बता दीजिए ना अजय जी, विभिन्न जिलों में इस तरह के मामले हैं जहां पर खरीद की कोशिश अगर किसानों के बावजूद, मैं आपको इस साल का आंकड़ा दे रहा हूं, तो अलग इस साल का आंकड़ा दे रहा हूं, सरकार ने अप्रैल मई का आंकड़ा दे रहा हूं, की नियुक्ति की है। इस अप्रैल मई का आंकड़ा दे रहा हूं, 70% बिहार का अनाज पंजाब और हरियाणा के किसानों ने खरीदा है, बड़े बड़े आढ़तियों ने। यह है बिहार की वास्तविकता, और यही वजह है कि आज बिहार के किसान वाकई में त्राहिमाम कर रहे हैं। यह बात आपकी सरकार भी जानती है, लेकिन कोई ठोस काम नहीं हो रहा। आपको मैंने बिहार की सरकार की प्राथमिकता बताई, बिहार की सरकार का काम करने का तौर तरीका बताया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 3 कृषि रोड मैप जो बिहार में लागू किए, तीसरा भी चल रहा है जी। उसके विषय में अगर विस्तार से आप चर्चा करेंगे तो आपको सरकार की प्राथमिकता किसानों को लेकर एकदम समझ में आएगी। ठीक है अभिषेक जी, यहाँ पर देवेंद्र पराशर है, देवेंद्र के पास सरकार के अंदर की खबर रहती है, उचित नहीं। देवेंद्र, आपसे पूछना, आज कुछ लोग ये चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों का जिक्र क्यों नहीं किया, किसानों को उन कानूनों के बारे में एक बार फिर से आश्वस्त क्यों नहीं किया? आपको लगता है कि उनको ये बात कहनी चाहिए थी? सरकार की अगर बात करें तो अंदर जो चलता है उसमें सरकार का ये मानना है कि ये महज
कुछ लोगों का प्रोटेस्ट है और उसे इस प्रकार से प्रचारित किया जाता है। देश का जो आम किसान है, जिसका प्रधानमंत्री आज जैसे जिक्र कर रहे थे कि जो 80% किसान है उनको इन कृषि कानूनों से फायदा होने वाला है और वो इस बात को समझते भी हैं। और सरकार के ऐसा सोचने के पीछे तर्क सौरभ ये है कि आप देखें कि यूपी के अधिकांश हिस्से, बिहार, उड़ीसा, ऐसी जगहों पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ के किसानों को इन कृषि कानूनों के बारे में या तो उनके नुकसान के बारे में कुछ नहीं पता या उन्हें ये समझ में आता है कि इसका फायदा होगा। तो सरकार ये मान के चलिए कि इसे सिर्फ प्रचारित किया जा रहा है। दूसरी, सरकार की जो एक चिंता विपक्ष के नजरिए से आप सब कह सकते हैं, जो कि राहुल गांधी की बात सरकार मान ले या फिर शरद पवार की बात माने। राहुल गांधी उनका कृषि कानूनों कह रहे हैं कि काले कानून है, शरद पवार कह रहे हैं कि कुछ संशोधनों के साथ महाराष्ट्र में उसे लागू होना चाहिए। तो अब विपक्ष के नज़रिए से आप सोचिए कि आखिर सरकार किसकी बात माने। तो ऐसे में जाहिर तौर पे जो जैसे कि आपने कहा कि सरकार के अंदर चल क्या रहा है, सरकार अच्छे तरीके से ये समझ रही है, जो सरकार की सोच है कि ये सिर्फ कुछ लोगों का प्रोटेस्ट है और जिसका नतीजा ये है कि सरकार, शायद प्रधानमंत्री ने आज नहीं चुना होगा इस मौके को कि इस पर विस्तार से बोलें, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हैं वो। जी सर, आज वो मौका नहीं था। चलिए, आजादी के इस पर्व पर सारे मेहमान हमारे साथ हैं, सबके साथ चर्चा हो रही है और इससे पहले कि हम मेहमानों का शुक्रिया करें, मैं चाहता हूं आज के फाइनल कमेंट्स जो है सैयद जफर इस्लाम और सुरेंद्र सिंह राजपूत, उनसे हम जाते जाते जरूर ले लें, क्योंकि किसानों की बहुत बात हुई। बिहार पर अजय जी ने कई सवाल पूछे, कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में पूछा। तो पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत बोले, मैं चाहूंगा फिर फाइनल कॉमेंट जफर इस्लाम दें। सुरेंद्र सिंह राजपूत। तो सबसे पहले तो मैं अजय जी को और सौरभ भाई आपको मुख्य रूप से अजय जी को धन्यवाद दूंगा कि पत्रकारिता का धर्म है कि सब लोगों से कठिन सवाल पूछें। आपका स्वागत। दूसरी बात, मैं किसानों के बारे में तो एक ही बात कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों से, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान की धोती उतारकर उसकी पगड़ी बनाकर उसको शान से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरीके का काम अगर किसान न करें, किसानों के लिए न करें तो बेहतर होगा। आप असलियत के मुद्दे पर आइए, जमीन के मुद्दे पर आइए, आप एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के मुद्दे पर आइए, समस्या सॉल्व हो जाएगी। इन काले कानूनों में जो समस्याएं उस पर बात हो जाएगी। अगर आप एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात करेंगे तो अजय जी का जो प्रश्न हुआ है बिहार के लिए, पंजाब का किसान खरीदना बंद कर देगा क्योंकि हर जगह पे एक रेट ही मिलेगा और बिहार के किसान को लाभ मिलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान को लाभ मिलेगा, उड़ीसा के किसान अभी आपने लेकिन देवेंद्र को सुना, हमारे सीनियर एडिटर है, वो उनकी जानकारी है कि सरकार परेशान नहीं है। सरकार को लगता है कि देशव्यापी ऐसा कोई किसान परेशान नहीं है इन कानूनों से। ये बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार ऐसा इतनी असंवेदनशील है और सरकार अगर आम किसान से इतनी कट गई है तो निश्चित तौर पर सरकार का पतन निश्चित है। राहुल गांधी सही कह रहे हैं या शरद पवार सही कह रहे हैं? राहुल गांधी सही है या शरद पवार सही है? राहुल गांधी जी भी सही है और शरद पवार जी भी सही है। अगर आप उसको विस्तार में देखेंगे तो दोनों की बात एक है। एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात दोनों कह रहे हैं। काले कानून जी, देवेंद्र बड़े सीधे तौर पे कहा था। राहुल गांधी जी कहते हैं ये काला कानून है, वापस लीजिए। शरद पवार जी कहते हैं कानून को संशोधित कीजिए और लागू कीजिए। बहुत बड़ा फर्क है सर। समय कम है, मैं चाहता हूं सैयद जफर इस्लाम जवाब दे। शरद पवार जी ने क्या ये कहा कि एमएसपी की गारंटी नहीं होनी चाहिए? जवाब दे रहे हैं आपको। अरे बस आप सुन लीजिए भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो हर काम अभी और 2 साल जिनका इन्होंने नारा दिया कभी किया नहीं, वो चाहते हैं कि वो हर काम हम करें। किसानों के बिजली, सड़क, पानी का नारा इन्होंने दिया, वो हम बनाने का काम कर रहे हैं। घर घर तक बिजली हमने पहुंचाई, घर घर तक पानी भी पहुंचा रहे, सड़क भी घर घर तक भी आज भी प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया। घर पे छत देने का जो उन्होंने कहा था, जिसके पास छत नहीं उसको छत देंगे, वो आज हम कर रहे हैं। मैं किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम भी हम कर रहे हैं। जितनी भी रिपोर्ट आई है, चाहे 2006 में कमीशन की रिपोर्ट आई या 2006 में आपके स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई या एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई या आपके जो मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट आई, सब रिपोर्ट में उस वक्त कहा गया था इंप्लीमेंट करने के लिए, आपने नहीं किया। अगर इंप्लीमेंट किया तो हमने किया स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को, और हमने 1.5 गुना इनकम देने का काम किया। और आगे भी जितनी सर्विसेज दे रहे हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनका डबल करेंगे इनकम। लेकिन आप इंतजार करेंगे जफर साहब, आपको लोगों ने बिल्कुल किनारे कर दिया है। आप हकीकत से कट चुके हैं और मेन स्ट्रीम से हट चुके हैं। चलिए, इसका फैसला जनता करे। समय नहीं है, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जफर इस्लाम जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी और अभिषेक झा जी, आपका एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने आज न्यू कश्मीर का भी जिक्र किया। इस मुद्दे पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं
हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।